और प्रेरणादायी खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और अगले घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का जो दौरा है उस पर भी है हमारी खास नजर। तो आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले सुर्खियों का न्यूज़ एट 10 में। उत्तराखंड दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पार्वती कुंड मंदिर में की विधि पूर्वक पूजा अर्चना। पवित्र आदि कैलाश के किए दर्शन। थोड़ी देर में जिले के गुंजी गांव में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। स्थानीय कला और उत्पादों पर आधारित एक प्रदर्शनी का करेंगे अवलोकन। दोपहर को अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन के बाद होगी पिथौरागढ़ वापसी। उत्तराखंड को देंगे 4200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह में वीडियो संदेश के माध्यम से विद्यार्थियों को करेंगे संबोधित। स्किल इंडिया की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा कर चुके विद्यार्थियों को किया जाएगा सम्मानित। भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे से की मुलाकात। दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरा होने का जश्न मनाते हुए लोगो किया लॉन्च। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी। अब तक 2200 से ज्यादा लोगों की मौत। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी कर हमास को दी कड़ी चेतावनी। गाजा में लोग गंभीर मानवीय संकट का कर रहे हैं सामना। भारत की ऑपरेशन अजय के तहत आज से विशेष विमानों के जरिए होगी भारतीयों की वापसी। विदेश मंत्रालय ने स्थापित किया 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष। टोल फ्री नंबर भी किया जारी। खेल की खबरों में आईसीसी विश्व कप में भारत ने दर्ज की दूसरी जीत। अपने दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। कप्तान रोहित शर्मा ने खेली 131 रन की शतकीय पारी। टूर्नामेंट के 10वें मुकाबले में आज दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में रचा इतिहास। कपिल देव का सबसे तेज शतक बनाने का 40 साल पुराना और सचिन तेंदुलकर का 12 साल पुराना रिकॉर्ड जो है उसे तोड़ विश्व कप में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बने खिलाड़ी। और सबसे पहले बात देवभूमि उत्तराखंड की, जिसके दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिथौरागढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित आदि कैलाश के दर्शन किए हैं। और उच्च हिमालय का ये क्षेत्र अति दुर्गम माना जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 18,000 फीट से ज्यादा की है। प्रधानमंत्री ने वहां स्थित पार्वती कुंड पर पहुंचकर विधि पूर्वक पूजा की। सनातन में आदि कैलाश की मान्यता छोटा कैलाश के रूप में है। देश की धार्मिक यात्राओं में आदि कैलाश की यात्रा कठिन मानी जाती थी। पहले यहां तक पैदल मार्ग से पहुंचना संभव था, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार के प्रयासों में अब यात्रा मार्ग मोटरेबल हो चुका है। प्रधानमंत्री देश के सीमावर्ती क्षेत्र के समावेशी विकास को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। इसी के परिणाम स्वरूप तिब्बत सीमा से लगे आदि कैलाश पर्वत लिपुलेख दर्रे तक इंफ्रा विकास विशेष तौर पर संपर्क को बढ़ा रहा है। वो स्थान पर भगवान शिव अपनी शादी के लिए जाते समय रुके थे। इस हिसाब से भी इस स्थान की अहम मान्यता है। और
तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना कर आध्यात्मिक सुख लिया। और यहाँ पर आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी देख सकते हैं। आदि कैलाश की मान्यता बहुत अहम है और प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में ज़िले गुंजी गांव पहुंचने वाले हैं। वहां स्थानीय लोगों से बातचीत होनी है और स्थानीय उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी देखेंगे। इसके बाद सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सीमा सड़क संगठन के जो जवान हैं उनके साथ भी बातचीत होगी। पिथौरागढ़ के बाद प्रधानमंत्री अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचेंगे। जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने के बाद वापस पिथौरागढ़ की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ 4,200 करोड़ रुपए की जो विभिन्न विकास परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज अल्मोड़ा स्थित प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में भी दर्शन पूजन करेंगे। क्या महत्वता है ज्योतिर्लिंगों में से एक जागेश्वर धाम की, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर और 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग, जिसे जागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जागेश्वर धाम 250 छोटे बड़े मंदिरों का एक समूह है, जिसमें भगवान शिव के 108 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच किया गया था। परिसर में मंदिरों का निर्माण बड़ी बड़ी शिलाओं के जरिए किया गया है, जिसके दरवाजों और चौखटों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं अलंकृत हैं। मंदिर परिसर में भगवान शिव के 2 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें एक जागेश्वर धाम ज्योतिर्लिंग और दूसरा विश्व की सबसे प्राचीन महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो उत्तराखंड स्थित इस जागेश्वर धाम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गुरुवार को पहुंचेंगे और तकरीबन आधे घंटे तक यहां पूजा अर्चना और ध्यान करेंगे। उत्तराखंड में 2 ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, केदारखंड में केदारनाथ जी और कुमाऊं में मानसखंड में जागेश्वर धाम जी। बहुत मान्यता है इस मंदिर की और इसका इसलिए मास्टर प्लान भी बनाया जा रहा है और जीर्णोद्वार इसका हो जाएगा अगले 1 साल में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी समय दिया है और डेफिनेटली ही जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और इसकी और महत्वता तो पहले से ही है, लोगों को और पता चलेगा और यहाँ पर्यटन भी और बढ़ावा मिलेगा और लोकल इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस मंदिर में उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश से हजारों लाखों तीर्थयात्री हर वर्ष पहुँचते हैं। विश्व का सबसे पहला महामृत्युंजय ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ इस परिसर में भगवान शिव और माता पार्वती के देवदार पेड़ रूपी अर्धनारीश्वर स्वरूप को भी साक्षात देखा जा सकता है। इस मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन पुराणों में भी है, जिसकी मान्यता भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में भी की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहां आने से न सिर्फ यहां के पुजारी, स्थानीय लोग, बल्कि यहां आने वाले तीर्थयात्री भी काफी खुश हैं। इनका मानना है कि प्रधानमंत्री के यहां आने से इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार होगा और ये बाबा केदारनाथ, बाबा विश्वनाथ, महाकाल जैसे मंदिरों की तरह एक भव्य मंदिर का रूप लेगा, जिससे इस पूरे क्षेत्र में रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री तो हमारे देश में कई आए, पर जो विकास, जो नवयुवकों के लिए उन्होंने रोजगार और इतना विकास किया, हम लोग के गर्व की बात है। और जागेश्वर धाम में वो पहली बार आ रहे हैं। हम लोग की यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई है, फिर भी पहले बार हमारा सौभाग्य है कि भारत देश के प्रधानमंत्री पहली बार जागेश्वर धाम आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि महादेव आज भी यहाँ माता पार्वती के साथ वृक्ष के रूप में विराजते हैं, जो तकरीबन 2500 साल से भी पुराना है। देखो अपना देश या फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को फिर से पुनर्जीवित कर रहा है और रोज विकास के नए आयाम की रचना कर रहा है। जागेश्वर धाम उत्तराखंड से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के जरिए कौशल दीक्षांत समारोह के जो विद्यार्थी हैं उन्हें संबोधित करेंगे। इसमें प्रतिष्ठित कौशल विकास संस्थानों के विद्यार्थी भाग लेंगे। इन संस्थानों में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और जन शिक्षण संस्थान शामिल हैं। समारोह के दौरान स्किल इंडिया के विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा कर चुके विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। कौशल दीक्षांत समारोह के अंतर्गत विद्यार्थियों के स्कूली प्रशिक्षण के साथ साथ कार्य के दौरान सीखने पर बल देना है, ताकि उनकी प्रतिभा को बढ़ावा मिले और वे विश्व के सामने अपने हुनर को प्रदर्शित कर पाएं। इन विद्यार्थियों ने सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा वैज्ञानिक, सोशल मीडिया रणनीतिकार, ब्यूटी केयर सहायक जैसे विभिन्न कामों के दौरान कौशल प्रशिक्षण हासिल किया है। कौशल विकास और उद्यमिता सचिव अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि कौशल दीक्षांत समारोह समावेशी कौशल तंत्र के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाता है और विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विकास के साथ साथ राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज़ एट 10 में थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल का भ्रमण करेंगी। वे वहां पर पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का उद्घाटन भी करेंगी। इस स्काई वॉक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहां पैदल चलकर माता के भवन पहुंच रहे यात्रियों को राहत मिलेगी। साथ ही जैसे ही माता के भक्त इस स्काई वॉक में दाखिल होंगे तो यहाँ 9 देवी पथ बनाया गया है, जिसमें माता रानी के 9 रूपों को दर्शाया गया है। करीब 300 मीटर लंबे इस अत्याधुनिक स्काई वॉक फ्लाईओवर के प्रत्येक 100 मीटर पर आधुनिक प्रतीक्षा हॉल बनाए गए हैं, जिसमें एक समय में 100 से 200 के करीब श्रद्धालु बैठ पाएंगे। देश की पहली रैपिडेक्स ट्रेन के संचालन की तैयारी पूरी हो चुकी है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री के आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। वे रैपिडेक्स के स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे। एनसीआरटीसी के अधिकारियों की ओर से कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। रैपिडेक्स प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। उम्मीद ये की जा रही है कि नवरात्र में पहले चरण का लोकार्पण किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईएमएफ की नीतिगत और उसकी सदस्यता विषय पर आयोजित एक गोलमेज चर्चा में शिरकत की। इस बैठक की मेजबानी मोरक्को के मराकोच में विश्व बैंक आईएमएफ की वार्षिक बैठक के मौके पर अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलन ने किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से पूंजी संपन्न बनाए रखने की जरूरत है। और अब एक नजर कारोबार जगत की अहम खबरों पर डालते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रांस के अर्थव्यवस्था वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायर के साथ मुलाकात की और फ्रांस के वित्त मंत्री ने भारत की अध्यक्षता में G20 के नतीजों पर निर्मला सीतारमण को बधाई दी। वहीं दोनों पक्षों ने इस बात पर विचार किया कि दुनिया नई वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रही है और अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके लिए बहुपक्षवाद इन वैश्विक मुद्दों से निपटने की कुंजी है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। उन्होंने भारत की विकास प्राथमिकताओं और वैश्विक चुनौतियों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल पर प्रकाश डालते हुए विश्व बैंक इसे आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोरक्को की वित्त मंत्री नादिया फतेह अलाउड से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश से संबंधित आपसी मुद्दों और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी अंतर्निहित क्षमता सहित G20 से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मराकेश मोरक्को में विश्व बैंक IMF वार्षिक बैठक के मौके पर लचीले और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन के लिए साझेदारी के शुभारंभ में भाग लिया। लॉन्च के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन पर अच्छा काम कर रहा है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शामिल है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी इनोवेशन एंड एनर्जी कॉन्क्लेव के 14वें संस्करण एनरीच 2023 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने अपनी जीवंत उद्यमशीलता की भावना और तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ कई यूनिकॉर्न स्टार्टअप का उदय देखा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था और बाजारों को नया रूपाकार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनिकॉर्न की गिनती के मामले में भारत आज विश्व में तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों लिथियम, नायोबियम और दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए रॉयल्टी दर को मंजूरी दे दी है। इसकी बदौलत मंत्रिमंडल देश में लिथियम, नायोबियम और REE खंडों की निर्बाध रूप से नीलामी कर सकेगी। एयर कंडीशनर और LED लाइट के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चुनी हुई 64 कंपनियों में से 15 ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। AC और LED लाइट के कल पुर्जों के विनिर्माण को लेकर बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के लिए PLI योजना को अप्रैल 2021 में मंजूरी दी थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अपनी ऑनलाइन शिकायत निस्तारण प्रणाली स्कोर्स के माध्यम से सितंबर माह में कंपनियों और बाजार मध्यस्थों के खिलाफ 3705 शिकायतों का निपटान किया है। देश की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 8.7% बढ़कर 11,342 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसके साथ ही टीसीएस की शीर्ष प्रबंधन ने 17,000 करोड़ रुपए की शेयर पुनर्खरीद योजना और करीब 3300 करोड़ रुपए के लाभांश भुगतान को भी मंजूरी दी है। हवाई अड्डे का संचालन करने वाली बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की CEO हरि मरार ने कहा कि बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अगले 2 वर्षों में लगभग 12,000 नौकरियां पैदा करेगा। एयरपोर्ट की प्रगति पूरे देश के लिए एक मॉडल है। दूसरे टर्मिनल के खुलने से पहले हवाई अड्डे में 25,000 कर्मचारी थे, अब 38,000 कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में यह संख्या 50,000 तक पहुंच जाएगी। भारतीय लाइफ वेंचर्स भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में अपनी 49% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अपने संयुक्त भागीदार एक्सा के साथ एक बाध्यकारी समझौता किया है। लेन देन के बाद भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग कंपनी भारतीय लाइफ वेंचर्स जीवन बीमाकर्ता में 100% की मालिक होगी। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने डीलरों के लिए वित्त पोषण समाधान पेश करने के लिए IDBI बैंक के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑटोमेकर ने एक बयान में कहा है कि नया गठबंधन देश भर में 4,000 से अधिक मारुति सुजुकी बिक्री आउटलेटों को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए व्यापक इन्वेंट्री फंडिंग विकल्पों के साथ सशक्त बनाएगा। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑटो बिक्री और फैक्ट्री गतिविधियों के कारण सितंबर में भारत में तेल उत्पादों की मांग साल दर साल 6.7% और क्रमिक रूप से 1.5% बढ़ी। पेट्रोल और डीजल सहित सभी उत्पादों की मांग में अगस्त की तुलना में सितंबर में वृद्धि देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजयराजे सिंधिया जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि राजमाता विजयराजे सिंधिया जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने अपना पूरा जीवन जन कल्याण और राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया। गरीबों और वंचितों के लिए उनके प्रयास सशक्त भारत के निर्माण में हर किसी को प्रेरित करने वाले हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका के दौरे पर हैं। भारत श्रीलंका संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर लोगो लॉन्च किया गया। एस जयशंकर ने एक्स पर कहा कि भारत और श्रीलंका ने राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरा होने का जश्न मनाते हुए लोगो लॉन्च किया, जो हमारे गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंधों को दर्शाता है।
वहीं विदेश मंत्री ने डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच 3 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सामाजिक, आवास, सामुदायिक विकास और डेयरी क्षेत्र में परियोजनाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इन समझौतों से श्रीलंकाई लोगों के जीवन में काफी सुधार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इटली की यात्रा पूरी करने के बाद बुधवार को फ्रांस पहुंचे। राजनाथ सिंह ने पेरिस में शीर्ष फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने उन्हें भारत में रक्षा हार्डवेयर के सह विकास और सह उत्पादन के फायदों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत में रक्षा हार्डवेयर के विनिर्माण के बाद इसे अन्य देशों में निर्यात किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान की जेट इंजन विनिर्माण इकाई का दौरा किया और एरो इंजन टेक्नोलॉजी में नवीनतम विकास की बारीकी से उसे समझा। राजनाथ सिंह का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सफ्रान बड़ी साझेदारी के तहत भारत में लड़ाकू विमान के इंजन का सह निर्माण करने पर विचार कर रही है। G20 देशों के जो संसद है वहां के अध्यक्षों और आमंत्रित देशों के पीठासीन अधिकारियों का 9वां P20 शिखर सम्मेलन जो है उसमें शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचना जारी हो गया है। मॉरिशस की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सूरजदेव फोकीर P20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। वहीं नाइजीरिया संघीय गणराज्य के सेनेट के उपाध्यक्ष जिब्रिन बरो भी नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। देश भर में जाति आधारित गणना को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सर्वे को लेकर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो जाहिर की। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि समाज को बांटकर लोकतंत्र को सशक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमें समाज को जोड़ने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि जिस तरह राम मनोहर लोहिया ने दाम बांधो जाति तोड़ो की बात कही थी, उसी तरह आज देश में महंगाई कम हो रही है, देश की जीडीपी बढ़ रही है। अमृतकाल में आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, लेकिन भारत में रहने वाले ही कुछ लोग भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि जाति आधारित जनगणना पर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सभी कांग्रेस शासित राज्यों में जाति आधारित गणना न करवाने का प्रस्ताव पारित किया गया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में यहाँ भी जाति आधारित गणना की जाएगी। बीजेपी कांग्रेस के इस फैसले का खुलकर विरोध कर रही है। बीजेपी ने इस प्रस्ताव को समाज को बांटने वाला करार दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद ने इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल के शुभारंभ की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 15 से 22 अक्टूबर तक देश के 200 से भी अधिक शहरों में आयोजित होने जा रहे इस फेस्टिवल से रत्न और आभूषण की बिक्री बढ़ने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी इस इंडस्ट्री में देखने को मिलेंगे। देखते हैं ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। त्योहारी सीजन में सोने के आभूषण और रत्न बाजार में आर्थिक समृद्धि लाने के लिए अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद यानी GJC ने नई दिल्ली में आभूषण शॉपिंग फेस्टिवल के शुभारंभ की घोषणा की। लॉन्चिंग कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत की आर्थिक तरक्की और रोजगार सृजन में रत्न और आभूषण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये इंडस्ट्री हमारे देश में लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा के देती है और दूसरी ये कि GST के माध्यम से राज्य सरकार और भारत सरकार को बहुत रेवेन्यू भी देती है और विशेष रूप से एक्सपोर्ट करके हमारे देश को ग्रोथ में कंट्रीब्यूट भी करती है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा ने कहा कि ये महोत्सव रत्न व आभूषण की बिक्री को बढ़ावा देने का शानदार अवसर है। संयम मेहरा ने कहा कि हमारा लक्ष्य 30 से 35% सेल बढ़ाने के साथ 1 लाख करोड़ का कारोबार करना है।
कि 70 टन के ऊपर का व्यापार होगा गोल्ड के अंदर। 35% के ऊपर की सेल्स हम इसको और टारगेट को मीट करें। हमारा टारगेट है 1,30,000 करोड़ के ऊपर का व्यापार इस फेस्टिवल से हो, चाहे वो गोल्ड के अंदर हो, डायमंड, सिल्वर, लूज स्टोन्स और कुटियोर सेक्शन को मिला के 1,30,000 करोड़ के ऊपर का व्यापार इस फेस्टिवल के इस फेस्टिवल और इस सीजन के अंदर होगा। अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद के उपाध्यक्ष राजेश भैया जी रोगडे व निदेशक दिनेश जैन ने कहा कि इस फेस्टिवल में पारदर्शिता के साथ हर 25,000 की खरीद पर आकर्षक कूपन व शानदार गिफ्ट मिलेंगे। ग्राहकों को हम लोग हर खरीदी पे एक सिल्वर कॉइन देने जा रहे हैं। उनका ड्रॉ में अगर नाम निकलता है तो उनको गोल्ड का कॉइन मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें 1-1 किलो के गोल्ड बार भी हम लोग देने जा रहे हैं। तो ये डायमंड के नेकलेस है, जड़ाऊ के नेकलेस है, गोल्ड के नेकलेस है, तो अलग अलग तरीके से करोड़ों के इनाम हम लोग ने इस बार प्लान किए, जिससे कि हमारे ग्राहक इस तरफ और अट्रैक्ट हो। कस्टमर के लिए इस कार्यक्रम में बहुत ही बल्ले बल्ले हैं। तकरीबन हम 35 करोड़ के इनाम इन 37 दिनों में देने वाले हैं। हर 25,000 की ज्वेलरी पर कस्टमर को एक कूपन मिलेगा। कूपन के साथ उसको एक गारंटेड लिमिटेड एडिशन सिल्वर कॉइन मिलेगा, जो भारत के 75वें वर्ष पर डेडिकेट किया गया है। गौरतलब है कि आभूषण विनिर्माताओं, थोक व खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों की शीर्ष व्यापार निकाय के रूप में विख्यात संस्था अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद द्वारा ये लॉन्च 15 अक्टूबर से 22 नवंबर तक देश के 200 से अधिक शहरों में किया जाएगा। IJSF को उम्मीद है कि इस फेस्टिवल में 3,000 खुदरा विक्रेताओं के अलावा ऑनलाइन स्टोर्स के माध्यम से देश के बाहर रहने वाले करीब 4 करोड़ NRIs के भी भाग लेने की संभावना है। त्योहारी सीजन में देश के सबसे बड़े इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन के जरिए एक और जहां देश के 200 शहरों में सोने की खरीद पर उपभोक्ताओं को अलग अलग तरह के आकर्षक गिफ्ट तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ 1,34,000 करोड़ का बिजली सोने की संभावनाएं भी बढ़ेगी। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों से एक और जहां घरेलू स्तर पर सोने की खरीद बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार, व्यापार और कारोबार की मांग भी बढ़ेगी। मेरे सहयोगी कैमरामैन अजीत कुमार के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और एक बार फिर से रुक करते हैं सुर्खियों का। उत्तराखंड दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पार्वती कुंड मंदिर में की विधि पूर्वक पूजा अर्चना। पवित्र आदि कैलाश के दर्शन के बाद गुंजी गांव पहुंचे प्रधानमंत्री। स्थानीय कला और उत्पाद पर आधारित प्रदर्शनी का करेंगे अवलोकन। दोपहर को अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन के बाद होगी पिथौरागढ़ वापसी। उत्तराखंड को देंगे 4,200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में कौशल दीक्षांत समारोह में वीडियो संदेश के माध्यम से विद्यार्थियों को करेंगे संबोधित। स्किल इंडिया की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण पूरा कर चुके विद्यार्थियों को किया जाएगा सम्मानित। भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 3 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे से की मुलाकात। दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरा होने का मनाया जश्न। और एक लोगो भी किया लॉन्च। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी। अब तक 2,200 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान जारी कर हमास को दी कड़ी चेतावनी। गाजा में लोग गंभीर मानवीय संकट का कर रहे हैं सामना। भारत की ऑपरेशन अजय के तहत आज से विशेष विमानों के जरिए होगी भारतीयों की वापसी। विदेश मंत्रालय ने स्थापित किया 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष। टोल फ्री नंबर भी किया जारी। ICC विश्व कप में भारत ने दर्ज की दूसरी जीत। अपने दूसरे मुकाबले में भारत अफगानिस्तान को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। कप्तान रोहित शर्मा ने खेली 131 रन की शतकीय पारी। टूर्नामेंट के 10वें मुकाबले में आज
दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में रचा इतिहास। कपिल देव का सबसे तेज शतक बनाने का 40 साल पुराना और सचिन तेंदुलकर का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ विश्व कप में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बने खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष मिल्टन डिक ने भारत की जो डिजिटल व्यवस्था है उसकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब डिजिटल क्रांति की बात आती है तो भारत दुनिया भर में आगे है। उन्होंने कहा कि हम अर्थव्यवस्था के डिजिटल व्यवस्था के मामले में भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मिल्टन डिक ने प्रधानमंत्री के लोकप्रियता की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अपने जीवन काल में मैंने किसी विश्व नेता के लिए दूसरे देशों में जनता का इतना उत्साहपूर्ण समर्थन और प्यार कभी नहीं देखा। प्रधानमंत्री की मेजबानी करना ऑस्ट्रेलिया के लिए गर्व की बात थी। सिडनी में उनका जो स्वागत हुआ वो वास्तव में अद्भुत था। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लगभग 10 लाख लोग हैं। न केवल हमारे देश को मजबूत बनाता है बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमारे संबंधों को सुदृढ़ करता है। इसके साथ ही उन्होंने भारत में महिला आरक्षण विधेयक को बहुत ही सकारात्मक कदम बताया। मिल्टन डिक 9वें P20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में मौजूद हैं, जिसे उन्हें काफी महत्वपूर्ण बैठक के रूप में जाना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट का रुख नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों में ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $86 प्रति बैरल और WTI क्रूड $84 प्रति बैरल के करीब आया। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस विपणन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। केंद्र की भाजपा सरकार में महिला सांसदों को सशक्तिकरण और प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य शमिका रवि की ओर से PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के आंकड़ों के विश्लेषण पर तैयार रिपोर्ट में बात सामने आई। रिपोर्ट की माने तो भाजपा की महिला सांसदों की ओर से 15वीं लोकसभा में पूछे सवालों की माध्यिका आंकड़ा 355 था और कांग्रेस की महिला सांसदों के सवालों का 58। उसी समय कांग्रेस सत्ता में थी और भाजपा विपक्ष में। रोचक आंकड़ा 16वीं लोकसभा का रहा जिसमें भाजपा सत्ता में आ चुकी थी। यहाँ भाजपा महिला सांसदों का अपनी ही सरकार से किए सवालों का जो आंकड़ा था वो 346 रहा। रिपोर्ट के अनुसार महिला सांसदों के अधिकतर सवाल स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सड़क, MSME से जुड़े थे। ये समाज के वंचित और कमजोर वर्ग से जुड़े सवाल थे। प्रधानमंत्री ने संसद में सवालों के जरिए महिला सदस्यों की बढ़ती भागीदारी पर खुशी जताई। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि शमिका राव का एक दिलचस्प लेख जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे महिला सांसद हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बना रहे हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये एक बहुत ही उत्साहजनक प्रवृत्ति है जो इस बात का भी उदाहरण देती है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कैसे लोगों की आवाज को और मजबूत करेगा। नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ एक्सप्रेस बुधवार की रात बिहार में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा बक्सर जंक्शन से ट्रेन खुलने के कुछ ही देर बाद रघुनाथपुर पूर्वी गुमटी के पास हुआ। अब मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है जबकि 80 यात्री जख्मी। ट्रेन दुर्घटना के बाद कई रेलगाड़ियों के मार्ग को परिवर्तित किया गया। लंबे मार्ग की 18 रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य पूरा कर लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बिहार के बक्सर में दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से बात कर ट्रेनों की परिचालन बहाली कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय जनता और प्रशासन ने जिस प्रकार से राहत बचाव कार्य में सहयोग किया वो सराहनीय है। जो लोग इस काम में, सेवा काम में लगे, जनता जनार्दन का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उनका और उनको साधुवाद देता हूँ। उनको सद्बुद्धि के कारण, उनके कुशल प्रयास से, अतुलनीय प्रयास से हम बहुत लोगों की जान बचा पाए। मैं रात भर चल करके हॉस्पिटल का भी खबर ले रहा हूँ। NDRF ने तो 3-3 टीम हर 20 मिनट पर, उन्होंने कहा, मैंने DG से बात किया, 20 मिनट में उन्होंने एक भेजा, फिर उन्होंने दूसरी टीम भेजा, तीसरी टीम भेजा और हर एक आधे घंटे पर 20-25 मिनट में मुझे खबर भी किया। सारे पदाधिकारियों ने दक्षतापूर्वक किया है। रेल के सारे पदाधिकारी अभी पहुँच चुके हैं, जाँच चल रही है। पहले ट्रैफिक व्यवस्था को रात भर लोग बचाव कार्य में थे, अब राहत और बचाव का कार्य रात भर हुआ। हॉस्पिटल में भी बातचीत हुई है, वहाँ लोग आउट ऑफ डेंजर हैं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे प्राथमिक अस्पताल रघुनाथपुर पहुंचे और वहां रेल हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने घायलों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली, साथ ही चिकित्सा अधिकारियों से अन्य अस्पतालों में भर्ती घायल जो लोग हैं उनकी स्थिति के बारे में भी जाना। घायलों को आरा बक्सर जिले के अलग अलग अस्पतालों में सहित पटना एम्स में भी भर्ती करवाया गया है। कोरोना काल के बाद स्ट्रीट वेंडर्स और रेडी पटरी वालों को उनका छोटा व्यापार दोबारा शुरू करने के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। पंजाब के जालंधर में भी स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान रेडी पटरी वालों का कारोबार लगभग खत्म हो गया था। ऐसे लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना या पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना को सरकार खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चला रही है। इस स्कीम के तहत सरकार रोजगार की शुरुआत के लिए बिना किसी गारंटी के लोन दे रही है। पंजाब के जालंधर में स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस योजना के तहत बैंकों से उन्हें आसानी से कर्ज मिल रहा है, जिससे वो अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर पा रहे हैं। मैं कपड़े का काम करता हूँ, तो बाकी मेरे को पता चला था कि मोदी की तरफ से स्कीम आई है 10,000 रुपये लोन की काम के बढ़ोतरी के लिए। तो मैंने इको बैंक में गया, तो मैंने बात किया, तो उन्होंने बहुत आसानी से लोन दे दिया मेरे को। मेरे काम में लगाया, काम बढ़ोतरी हो रहा है। बाकी मोदी तरफ जी के अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी आगे कोई स्कीम निकलेगा हम उसके लिए सहयोग ले सकते हैं। बैंक वाले ने अच्छी तरीके से हमारे से गाइड किया और अच्छी तरीके से बात की और इजीली जो है हमको लोन 10,000 रुपये मिल गया। कोई परेशानी उसमें नहीं हुई। तो हम उसी 10,000 से अपना जो काम है काफ़ी आगे तक बढ़ा लिए और अच्छा प्रॉफिट हो रहा 10,000 से। रेडी पटरी वालों की आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना से फायदा उठा रहे लाभार्थी इसे सरकार की गरीबों के पक्ष में एक बेहतरीन स्कीम बताते हैं। मैंने 10,000 का लोन लिया, फिर रेडी खोली, अब मेरा काम अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है। मेरे को सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत एक छोटी पूंजी से अपना कारोबार शुरू करने वाले जालंधर के ये लाभार्थी कोई अकेले नहीं है, बल्कि अपनी शुरुआत से केवल 3 वर्षों के अंदर 50 लाख से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज़। वक्त एक ब्रेक का। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और हम लगातार ये खबर ट्रैक करें। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का दौरा है और प्रधानमंत्री जो हैं वो गुंजी गांव पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें। प्रधानमंत्री यहाँ पर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, कलाकार हैं, उनके साथ भी संवाद करेंगे। और ख़ास तौर पर अगर हम गुंजी गांव की बात करें तो पर्यटन के लिहाज से बहुत अहम ये गांव माना जाता है। पिथौरागढ़ से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है गुंजी गांव। यहाँ पर प्रधानमंत्री स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। और ये अति दुर्गम इलाका जो है इसे शिव स्थल के नाम से भी जाना जाता है। और 2021 में यहाँ पर शिव महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम जो गतिविधियाँ हैं वो यहाँ पर संचालित की गई हैं और पर्यटन के लिहाज से भी अपार संभावनाएं बटोरे गुंजी गांव पिथौरागढ़ के
पर्यटन हब के रूप में लगातार विकसित हो रहा है। और गुंजी गांव कैलाश मानसरोवर की जब यात्रा पर लोग जाते हैं तो एक अहम पड़ाव माना जाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो वहाँ के स्थानीय कलाकार हैं और ये जो प्रदर्शनी दिखाई गई है वहाँ के जो बने उत्पाद हैं उनका दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं और उनसे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। और किस तरह से ये जो गुंजी गांव है, जो विषम परिस्थितियों में यहाँ लोग रहते हैं, आप देख सकते हैं आईटीबीपी के जो जवान हैं उनके साथ भी प्रधानमंत्री ने यहाँ मुलाकात की है। और ख़ास तौर पर ये दौरा अपने आप में अध्यात्म के लिहाज से जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो स्थानीय उत्पाद जिसका दर्शन प्रधानमंत्री ने वहाँ पर किया, आईटीबीपी के जवानों के साथ भी प्रधानमंत्री मिले हैं, उस लिहाज से बेहद अहम। और क्योंकि गुंजी गांव को एक नई व्यापारिक केंद्र के रूप में पहचान देने के साथ साथ जो ख़ास तौर पर बॉर्डर पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी और उनकी सभ्यता से रूबरू करवाता है ये गांव। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि गुंजी गांव कैलाश मानसरोवर की यात्रा का अहम पड़ाव होने के साथ साथ जिस लिहाज से यहाँ पर लोग रहते हैं, ये सबसे नेपाल और चीन बॉर्डर पर स्थित जो ये गांव है ये सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा का अहम रूट होने की वजह से यहाँ पर आदि कैलाश और तमाम ऊंचे पर्वत मौजूद हैं। साल भर तक जो गगनचुंबी चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से लदालद रहती हैं और उस लिहाज से आप देख सकते हैं कि प्रकृति की अलौकिक छटा इस गुंजी गांव में देखने को मिलती है। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके जो बने उत्पाद हैं उनके साथ प्रधानमंत्री लगातार बात करते हुए, आईटीबीपी के जवान हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आदि कैलाश का जो महत्व है, लगातार ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जब अपने विवाह के लिए पार्वती जी के से मिलने आ रहे थे तो आदि कैलाश का महत्व उससे स्थापित होता हुआ नज़र आता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ के गुंजी गांव पहुंचे हैं जो अपने पर्यटन के अहम स्थल के रूप में और प्रकृति के नायाब तोहफों से लबरेज है, इसीलिए जाना जाता है। हालांकि अब ये धारचूला पहुंचने का जो रास्ता है उसको आसान किया गया है, उस लिहाज से इसे पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करने में लगातार मदद मिलती जा रही है। और जब हम देवभूमि उत्तराखंड की बात करते हैं तो कई छुपे हुए हीरे देवभूमि उत्तराखंड में हैं। उन्हीं में से गुंजी गांव है जो लगातार लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और अब गुंजी पहुंचना हेलीकॉप्टर से भी मुमकिन है।
तो आप देख सकते हैं कि मई 2020 में भारत ने यहाँ 80 किलोमीटर का जो रोड है धारचूला वाया गुंजी लेपुलाख जो पास है वो उसकी स्थापना की, और उस लिहाज से ये जो तमाम ट्रैकर्स हैं, पर्यटन से जुड़े जो पर्यटक हैं, उनके लिए बहुत अहम स्थल साबित होता है। और अब जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि अब आप गुंजी हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी पहुंच सकते हैं, उस लिहाज से भी ये गांव बेहद खूबसूरत विहंगम दृश्य प्रकृति से जुड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका दौरा प्रधानमंत्री ने किया है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो कारीगर हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है, क्योंकि ये आदि कैलाश यहाँ से साफ नज़र पड़ता है, तो यहाँ पर शिव महोत्सव का भी आयोजन किया गया, शिव स्थल के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है और ये उसी लिहाज से जाना जाता है। तो उस लिहाज से भी 1100 मीटर अबव माना गया है इसे, और पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। और सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, बहुत ज़्यादा सहर्ष, ख़ास तौर पर जब पर्यटक वहाँ पर पहुँचते हैं, उनका स्वागत करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी विषम परिस्थितियाँ होती हैं जब हम बात करते हैं मौसम से जुड़ी हुई। लेकिन उस लिहाज से भी पर्यटन अपने प्राकृतिक सौंदर्य और अध्यात्म के लिहाज से गुंजी गांव बेहद अहम। और आइए अब रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। न्यूज़ एट 10 में भारतीय अंतरिक्ष कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण कल नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में संपन्न हुआ। ये कॉन्क्लेव दुनिया भर के वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाया, जहाँ पर उन्होंने अंतरिक्ष से संबंधित विभिन्न विषयों पर मंथन किया। देखिए हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष की ये खास रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष संघ द्वारा आयोजित वार्षिक भारतीय अंतरिक्ष कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण बुधवार को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में संपन्न हुआ। 3 दिवसीय इस कॉन्क्लेव में भारत की अंतरिक्ष यात्रा में तेजी से बढ़ोतरी विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा और वैश्विक साझेदारी देखी गई। साथ ही आज 3 सत्रों पर अहम चर्चा की गई। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्पेस टेक समाधान, भारत में स्पेस पार्कों के विकास का निर्माण, वैश्विक सहयोग के माध्यम से अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाना। And of course, India has been doing very well in that and continues to do very well with Chandrayaan 3, Aditya L1, the human space flight about to start, the various phases of it, and much more to come. The second phase, or the second track, that is relatively new and about to take off at the inflection point, I would say, is the economic or commercial activity in space. भारतीय अंतरिक्ष संघ ने विशेष रूप से भारतीय एमएसएमई और स्टार्टअप द्वारा अत्याधुनिक तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए एक अंतरिक्ष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया। हम जो है नीश टेक्नोलॉजी की तरफ काम करते हैं, जो कि ड्यूल यूज है, बेसिकली फॉर डिफेंस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, फॉर द सिविल यूज आल्सो। सो आई विल गिव यू सिंपल एग्जांपल, लाइक वन ऑफ द फील्ड वी आर वर्किंग, जो इसमें हम काम कर रहे हैं वो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग का है, इंडिजिनस सॉल्यूशन, जो हमारे पास अहमदाबाद के अंदर स्टेट ऑफ आर्ट, जो बिल्कुल बहुत ही उत्कर्ष टाइप की जो टेक्नोलॉजी है, उस तरह से हमने प्लांट बनाया है जहाँ पर हम मास मैन्युफैक्चरिंग जो सैटेलाइट्स की है कर सकते हैं। उसके लिए agniva.com स्पेस कम्युनिटी रन करता हूँ। इस कम्युनिटी में हम जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के प्रोफेशनल्स हैं, और जो नॉन साइंस के भी प्रोफेशनल्स हैं, उनको हम साथ में लेके आते हैं ताकि नए आइडियाज़ क्रिएट हो जाए यहाँ पे। उसी से प्रोग्रेस होती है, उसी से तरक्की होती है। यह कॉन्क्लेव दुनिया भर में अंतरिक्ष विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया, जहां पर उन्होंने अंतरिक्ष से संबंधित विभिन्न विषयों पर मंथन किया। इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव से आशा है कि भारत के स्पेस इकोसिस्टम का विस्तार होगा, वैश्विक साझेदारियां बढ़ेंगी और एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल स्पेस इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था को दिशा मिलेगी। कैमरा पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज के लिए। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। इस्राइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है और अब तक 2200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इस्राइल ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी कर दी, जिसके बाद से भोजन, पानी, ईंधन और ज़रूरी सामानों की सप्लाई भी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। गाजा में इजरायली सैनिक हमास के आतंकियों की तलाशी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। वहीं इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास को कड़ी
चेतावनी देते हुए एक वीडियो मैसेज जारी किया। इसमें नेतन्याहू ने साफ साफ ऐलान किया कि इजराइल ने युद्ध को शुरू नहीं किया, लेकिन इसे खत्म जरूर करेगा। हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तहत इजराइल ने 3 लाख सैनिक जुटाए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल युद्ध नहीं चाहता, यह हम पर सबसे क्रूर तरीके से थोपा गया। वहीं इजरायली पीएम नेतन्याहू को विपक्ष का समर्थन मिला है। हमास के खिलाफ विपक्ष और मौजूदा सरकार ने एक आपातकालीन सरकार बनाई। इजराइल की नई युद्ध कैबिनेट ने हमास को धरती से मिटा देने की कसम खाई है। बयान में कहा गया कि जब तक हमास की जंग जारी रहेगी, तब तक कोई भी गैर युद्ध संबंधी विधेयक ना तो पारित हो पाएगा, ना ही इससे जुड़ा कोई फैसला लिया जाएगा। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए इजराइल में भारतीय दूतावास ने भी कमर कस ली है। दूतावास ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि दूतावास विशेष उड़ान को गुरुवार के लिए पंजीकृत भारतीय नागरिकों की पहली खेप को लेकर ईमेल कर दिया गया है। बाद की उड़ानों के लिए अन्य रजिस्टर्ड लोगों को संदेश भेजा जाएगा। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत अपने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए अभियान शुरू करने जा रहा है और इस अभियान का नाम ऑपरेशन अजय रखा गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि इजराइल से लौटने के इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया जा रहा है। विशेष चार्टर उड़ानें और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अरब लीग ने गाजा में इजरायली युद्ध को तत्काल रोकने के लिए काहिरा में एक आपातकालीन बैठक की। इजरायली जेट्स द्वारा गाजा के फिलिस्तीनी क्षेत्र पर हमला करने से पहले अरब लीग के प्रमुख अहमद अबुल घीत ने इजराइल पर हमास के अचानक हमले के बाद स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने की गंभीर संभावना की चेतावनी दी। उन्होंने दोनों पक्षों से आत्मसंयम अपनाने का आह्वान किया। सहायक महासचिव होसाम जकी ने भी इस आह्वान को दोहराया। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। बात खेल जगत की। रांची में होने वाले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के लिए भारत की 20 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा हुई। टीम की कप्तान सविता पूनिया होंगी, जबकि दीप ग्रेस एक्का उप कप्तान की भूमिका में होंगी। 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक खेले जाने वाले टूर्नामेंट में भारत के अलावा जापान, चीन, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी। भारतीय महिलाओं की टीम अपने अभियान की शुरुआत 27 अक्टूबर को थाईलैंड के खिलाफ करेगी। वनडे विश्व कप 2023 में आज 5 बार के विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का सामना दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम से होगा। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम को भारतीय टीम के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम टूर्नामेंट की पहली जीत दर्ज करने उतरेगी। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपने पहले मुकाबले में श्रीलंका को हराया था। दक्षिण अफ्रीका आज मुकाबले में दूसरी जीत की तलाश में मैदान पर उतरेगी। आईसीसी विश्व कप में मेजबान भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 273 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर जीत हासिल की। भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी पारी खेली थी। वहीं रोहित शर्मा 84 गेंद पर 131 रन बनाकर आउट हुए। विराट कोहली 55 रन बनाकर नाबाद हुए, जबकि ईशान किशन ने 47 रन का योगदान दिया। और इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 272 रन बनाए। अफगानिस्तान की ओर से सबसे ज़्यादा रन हशमतुल्लाह शहीदी ने बनाए, वे 80 रन बनाकर आउट हुए। वहीं अजमतुल्लाह उमरजई ने 62 रन की पारी खेली। भारत की ओर से सबसे ज़्यादा 4 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए। और फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।